जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हैं आप? जैसा कि आप जानते हैं, NDA-3 की सारी तैयारी पूरी हो चुकी हैं और कल 9 तारीख को शाम को 7:15 पर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने चुनाव परिणामों से पहले ही भविष्यवाणी की थी कि नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो अभी मैं कल की शपथ ग्रहण समारोह की कुंडली बना करके मैंने अभी कुछ एनालिसिस किया है। मैंने उस दिन भी वीडियो में बताया था कि अगर इस बार, क्योंकि बहुमत बीजेपी का पूरी तरह से नहीं आया है, NDA का फिर भी है, तो ये शपथ ग्रहण समारोह की जो मुहूर्त तारीख और जो समय है वो किसी योग्य ज्योतिषी से करवा करके लेना चाहिए। तो वास्तव में मैं इस बार बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि 9 तारीख को जो शाम का 7:15 का जो मुहूर्त किसी ज्योतिषी ने चुना करके प्रधानमंत्री जी को दिया है वो बहुत बहुत सुंदर है, क्योंकि उसकी वृश्चिक लग्न है और वृश्चिक लग्न स्थिर लग्न होती है और स्थिर लग्न में शपथ ग्रहण करने से कार्यकाल की स्थिरता की बहुत कुछ संभावना पूरी सी हो जाती है। लगभग आप कह सकते हो कि स्थिर लग्न, कहते हैं कि लग्न में जितने भी अगर उस दिन किसी भी प्रकार से अगर दूसरे दोष अगर मिल रहे हैं और अगर लग्न की शुद्धि हो जाती है तो सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। सर्वे दोषा विनश्यन्ति लग्न शुद्धिर यदा भवेत, कि सारे दोष खत्म हो जाते हैं अगर लग्न शुद्धि हो जाए। तो अब यहाँ लग्न शुद्धि की बात करते हैं, क्योंकि शपथ ग्रहण ऐसे कार्य जहाँ पर स्थिरता की ज़रूरत होती है, जैसे आपको कहीं भी स्थिर रहना है, आपको ऑफिस खोलना है जहाँ पे आपको लंबे समय तक के लिए उस ऑफिस में रहना है, तो ऐसी जगहों पर जो भी कार्य शुरू किया जाता है वो स्थिर लग्न में शुरू करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने जो वृश्चिक लग्न ली है, कल तारीख शाम को 7:15 मेरे सामने हैं वृश्चिक लग्न, और वृश्चिक लग्न के जो स्वामी हैं मंगल, वो अपनी ही राशि में छठे भाव पर बैठे हैं। छठे भाव में बैठे तो लग्न का छठे भाव में रहना संघर्षपूर्ण होता है, क्योंकि छठा भाव संघर्षता का भी है और शत्रुओं का भी है। तो लग्न जो है बैठा हुआ है शत्रु भाव में, मतलब छठे भाव में, जो रिपु बोलते हैं इसको। परंतु यहाँ पर क्योंकि लग्नेश अपने ही घर में बैठा हुआ है, तो लग्नेश यहाँ पर अपने घर में बैठा हुआ, वैसे वो चर राशि में है, तो ये इंडिकेट कर रहा है तो ये सरकार बहुत ही तीव्र गति से कार्य करेगी। इसका मतलब आकलन मेरी कुंडली के हिसाब से हो रहा है, और क्योंकि अपने घर में बैठी है तो कोई नुकसान नहीं है लग्न को। और 4 ग्रह जो है 7वें भाव में बैठे हैं, बृहस्पति, बुध और आपका शुक्र और सूर्य, ये 4 ग्रह जो है सप्तम घर में बैठे हैं, और चंद्रमा अपनी राशि का होकर के 9वां भाव भाग्य में बैठा हुआ है, क्योंकि लग्न से बृहस्पति से लग्न भी दृष्ट है, तो एक ये भी स्थिरता का प्रतीक हो रहा है। शनि महाराज जो है अपने ही घर में चौथे घर में बैठे हैं। तो जिस किसी ने भी ये कुंडली बनाई है वो डेफिनेटली बहुत ही एक सुंदर कार्य किया है। और 7:15 का समय जैसे मेरे को न्यूज़पेपर से और चैनल्स से मिला हुआ है, जैसा वो बोल रहे हैं, तो 7:15 पर जो नवांश कुंडली देख रहा हूँ, तो नवांश कुंडली भी बहुत सुंदर है, क्योंकि नवांश कुंडली का जो स्वामी है वो चौथे घर में बैठा है। चौथा घर जो है सुख का होता है, राज्य का होता है, सुख का और उसके चलायमान का, पूरे परिवार का। तो पूरे परिवार को लेकर के, मतलब NDA का जितना भी परिवार है उसको चौथे घर में लेकर के बैठे हुए हैं, तो ये सारे ग्रह इंडिकेट कर रहे हैं कि ये कार्यकाल पूरा करना चाहिए पूरी तरह से। परंतु क्योंकि 5वें घर में राहु बैठा है, ये एक पॉइंट है, क्योंकि सारे पॉइंटों को कोई भी ज्योतिषी शुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रहों का जो प्लेनेटरी जो पोजीशन जो ग्रह की डे बाय डे होती है, वो तो कुछ शुभ होते हैं तो कुछ अशुभ अवश्य होते हैं। तो ऐसी स्थिति में 5वें घर के राहु की पोजीशन थोड़ा सा ये इंडिकेट कर रही है कि ये जो
जो हमारे घटक दल हैं, उन घटक दलों में कुछ घटक दल अवश्य ये वैमनस्य उत्पन्न कर सकते हैं। तो उसके लिए बृहस्पति और दूसरे जो ग्रह हैं वो ये बता रहे हैं कि उनकी वो चल नहीं पाएगी। कोशिश करेंगे परंतु कुछ समय पश्चात वो अपने आप ही दब जाएंगे। जैसा कि अभी जो रिजल्ट उत्तर प्रदेश में चौंकाने वाले आए थे उसके ऊपर एनालिसिस हो रहा है, लेकिन जो खबर निकल के आ रही है तो वहाँ भी यही स्थिति पड़ रही है कि अपने ही लोगों ने ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम की है, भीतरघात। और उसमें थोड़ा सा दोष केंद्र सरकार को भी जाता है, क्योंकि मोदी जी ने जो 35 नामों की लिस्ट उम्मीदवार के लिए जो दी थी उनमें से एक भी को टिकट जो है शीर्षत्व नेतृत्व ने नहीं दी। तो उसका खामियाजा मिलता ही है, क्योंकि जो कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर से आकर के कंटिन्यूस मेहनत करके उस स्थिति पर पहुंच रहा है कि कभी उसको भी कोई पद मिलेगा और फिर आकर के कोई पैराशूट से सीधा डायरेक्ट लैंड कर जाता है टिकट के लिए, तो अवश्य नाराज़गी हो जाती है। अब उसके बारे में बात हो रही है कि उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए कार्यकर्ताओं के ऊपर। तो ये तो गलत फालतू का निर्णय है कि निर्णय हमेशा कार्यकर्ताओं को साथ बिठा करके जब टिकट देनी चाहिए, ना कि यह कि केवल शीर्षत्व नेतृत्व तो ऊपर से ऑर्डर कर दे कि इसको भेज दो। तो वो तो यह स्थिति होगी, क्योंकि लोकल स्थिति बहुत ही मजबूत होती है कि जैसा कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक में भी लोकल लीडरशिप को इन्होंने कोई महत्व नहीं दिया, इस कारण से कर्नाटका भी हारी। और वही हाल उत्तर प्रदेश का भी हुआ। अब तो इनको समझ आ जानी चाहिए कि कभी भी जब टिकट का बंटवारा होता तो बिना मुख्यमंत्री की सलाह के वो टिकट बंटवारा नहीं होना चाहिए, चाहे शीर्षत्व नेता दिल्ली में क्यों ना बैठा हो और चाहे उनके कितने भी और आकलन क्यों ना हो, परंतु मुख्यमंत्री की सलाह और कार्यकर्ताओं की सलाह टिकट बंटवारे के समय में अवश्य होनी चाहिए, तभी जाकर के जीत का मंत्र सफल होता है। क्योंकि अगर लोकल सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप किसी को भी, कितने भी सेलिब्रिटीज़ को या कोई भी कितना भी प्रसिद्ध व्यक्ति को आप डायरेक्ट उतार दीजिए पैराशूट से, वही किरण बेदी जैसा हाल होगा जो दिल्ली में हुआ था। जो भाजपा ने किरण बेदी को पैराशूट से उतार करके वहाँ भेजा था, वो हार गई थी। तो यही स्थिति इस चुनावों की हुई। लेकिन हम बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण बहुत ही शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी में होने जा रहा है। संघर्षपूर्ण स्थिति दिखा रही है। हाँ, मार्च 2025 जब शनि अपनी राशि चेंज करेंगे, राशि चेंज करके शनि मीन राशि में जाएंगे, पंचम भाव में, तब कुछ उठापटक होने के योग बनेंगे मार्च 2025 के आसपास। परंतु उनको पार्टी और शीर्ष नेतृत्व बड़ी आसानी से निपट पाने में सक्षम रहेगा, ऐसा मेरा आकलन हो रहा है। तो अभी चलिए, कल के शपथ ग्रहण समारोह की आप लोगों को मैं एडवांस में बधाई दे रहा हूं। और एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन रही है, ये खुशी का विषय है। जितने भी विपक्ष और तथाकथित अनव्यास्ड मीडिया, जिसमें एक तरफ से सोशल मीडिया के चैनलों की लाइन लग जाती है जो दिन और रात जहर उगलते रहते हैं, कितने भी अच्छे काम ये सरकार करती रहे लेकिन उनको एक भी काम दिखाई नहीं देता। और वो ऐसे ऐसे एजेंडे लाते हैं कि वो अपने एजेंडों की अगर उनकी पोल निकाली जाए तो इतनी लंबी रामायण बन जाती है कि उसको देख करके भी हंसी आती है। मैं एक चैनल देख रहा था आज, कोई एनालिसिस कर रहा था, ये तुम्हारे ध्रुव राठी के चैनल का, रवीश कुमार के चैनल का, 4 PM न्यूज़ चैनल का, बाकी सारे चैनल को एनालिसिस किया। वो अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत हंसी आएगी कि एक तरफ वो क्या कह रहे हैं और दूसरी तरफ उसके जस्ट उल्टा कह रहे हैं। ऐसा ही इन चैनलों का काम है। और एक चैनल नहीं तो गारंटी के साथ उसके ज्योतिषी ने ये लिया था कि प्रधानमंत्री मोदी किसी भी हालत में प्रधानमंत्री इस बार नहीं बनेंगे। अब उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए उस ज्योतिषी को। मैंने पहले भी कहा था, उनकी लगातार भविष्यवाणियाँ, लेकिन क्योंकि अंदर पूर्वाग्रह बैठा रखा है बीजेपी और एनडीए के खिलाफ उस चैनल ने संपादक सहित, तो फिर कैसे चीज़ें सही होंगी। जहाँ पे कोई एक चश्मा ओढ़ ले कोई आदमी और उसको केवल वही दिखाई दिया जाए जो वो देखना चाहता है, तो कभी भी सत्यता नहीं आएगी। बस नाम लिखते हैं जिद की सच, सच जिद की सच। वाह, क्या नाम है, जिद की सच। मतलब सच की जिद, सॉरी उल्टा मैं बोल रहा हूँ, सच की जिद, जिद सच की, ये बात एक ही है, जिद सच की उन्होंने लिखा है।
उस चैनल का, जिद सच की। और सच कितना दिखाते हैं वो अभी हो रहा है कि कल दिख रहा है। हर रविवार को प्रोग्राम करते हैं उसका, ज्योतिषी महाराज का, और शुरू से लेके लास्ट तक पूरे प्रोग्राम में, लगभग 1 घंटे के प्रोग्राम में, केवल और केवल मोदी और बीजेपी और एनडीए और आरएसएस को गालियाँ कंटिन्यूअस। कैसे ज्योतिषी हैं? मैं तो ये कहता हूँ ये ज्योतिषी के नाम पर धब्बा हैं। अरे ज्योतिष दिव्य विज्ञान है, ये कभी किसी के साथ नफरत और ये चीज़ नहीं दिखाती। आप अपने प्रोग्राम के दौरान ही लगातार गालियाँ देते रहो और उनको आधार बनाते हो ग्रहों का, ग्रहों के एनालिसिस का। बहुत बड़ा अध्ययन करके आते हैं, बड़ा रिसर्च किया है, बड़े बड़े आपके संबंध हैं मंत्रियों से और सभी लोगों से, और फिर उनके आधार पर फिर आप इस तरह का भविष्यवाणी करते हो। गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष एक दिव्य विज्ञान है। ना ये किसी से नफरत करता है, ना किसी से प्यार करता है। एकदम सम रह करके ज्योतिषी को, दैवज्ञ को, जो दैवज्ञ के गुण बृहद संहिता में बताए गए हैं, उनको एक बार उनको पढ़ लेना चाहिए। वो इस किताब को बार बार दिखाते हैं, ये है बृहद संहिता, ये देखो बृहद संहिता, इस बृहद संहिता में ये लिखा है, वो लिखा है, उसके आधार पर ही मैं बोल रहा हूँ, ये होगा वो होगा, पूरी कहानी है। तो बृहद संहिता में सबसे पहले चैप्टर में तो वही दिया हुआ है, दैवज्ञ के लक्षण, दैवज्ञ के गुण। दैवज्ञ बोलते हैं ज्योतिषी को, ज्योतिषी के क्या गुण होने चाहिए, उन गुणों को देखो। करुणा, उदार, सबसे प्रेम करने वाला और सच की खोज में जाने वाला, कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होने वाला, साधना करने वाला, और फुल अध्ययन करने के बाद ही कथन करने वाला। ये बहुत सारे गुण उसमें दिए हैं, उनमें से शायद 2-4 गुण भी नहीं होंगे। तो मैं ज़्यादा उनकी टिप्पणी न करते हुए मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि हमारा सौभाग्य है, ईश्वर हमारे साथ है। फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इन्होंने पिछले 10 साल में बहुत सारे कार्य ऐसे विकास के किए हैं कि हम सब लोग खुश हैं। और विदेश में तो हमारा डंका ही बज रहा है। देखो विदेश नीति कितनी अच्छी हो गई है। पहले तो बस पाकिस्तान डेली रोज़ आतंकवादी घटनाएं करता रहता था, अब पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है पिछले 10 साल में। और पाकिस्तान में भी मोदी के जो है गुण गाए जाते हैं आजकल। तो ये है एक मजबूत सत्ता की, और जिसकी नीयत सही हो उसका मतलब राज्य की संभावना। और कैसे हम लोगों ने ये देखा पिछला राज्य, और अब अगला जो एनडीए 3 है उसके, और देखिए क्या क्या। और मोदी जी ने तो भाषण में बोल ही दिया है कि अब देखिए कि बाकी के कार्य कैसे जल्दी से होते हैं। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि अगर वीडियो पसंद आता है तो कृपया ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अभी भाइयों मेरे बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों का प्यार मुझे चाहिए। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को शेयर करके मेरे चैनल को बढ़ाइए। और मैं अभी धीरे धीरे करके अपने चैनल को ग्रो कर रहा हूँ, आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। जय श्री कृष्ण। सुख रहिए, खुशी रहिए, प्रसन्न रहिए और आनंद लीजिए। जय श्री कृष्ण।